हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एएनटी वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस वीडियो सेशन में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो कंटेंट को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होगा और आपके जो लॉजिक बिल्डअप कैपेसिटी है वो भी आपकी इम्प्रूव होगी। तो इस वीडियो सेशन के माध्यम से आप ये सीख पाएंगे कि सी प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है और सी प्रोग्रामिंग भाषा में कौन कौन से कंसेप्ट काम में लिए जाते हैं। यह जो वीडियो जो सीरीज़ है ये आपको, अगर आप किसी कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है, और यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से उनका आंसर जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करना है, वो भी हम इन वीडियोस के माध्यम से हम आपको वो ट्रिक आप इसमें सिखाएंगे। तो आप इन वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए और शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो लेसन की। स्टूडेंट्स, आज हम सी प्रोग्रामिंग भाषा के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच यूएस लेबोरेटरीज वाज द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड, यानी कि अमेरिका स्थित कौन सी लेबोरेटरी में सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, अमेरिका में एक वर्ल्ड फेमस लेबोरेटरी स्थापित है जिसका नाम है AT&T बेल लेबोरेटरीज, जहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डेवलप किया जाता है और आगे भी किया जाता रहेगा। तो जो हमारी सी प्रोग्रामिंग भाषा है यह भी AT&T बेल लेबोरेटरीज में ही विकसित की गई थी। तो स्टूडेंट्स, अब आपको नॉलेज हो चुका है कि सी कहाँ पर बनी थी। तो हमारे जो विकल्प हैं, एक बार विकल्प पर भी हमारा गौर कर लेते हैं। हमारा पहला विकल्प है सेल, दूसरा विकल्प है बेल, तीसरा विकल्प है गिल और चौथा विकल्प है पाल। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो लेबोरेटरी है उसका पूरा नाम है AT&T बेल लेबोरेटरीज। तो यहाँ पर हमारे को विकल्प ऑप्शंस के रूप में बेल दिया गया है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी, बेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने वाले लेखक या सी प्रोग्रामिंग को इजाद करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका क्या नाम था। ए, डेनिस रिची, बी, डेविड रिची, सी, टिम बर्नर्स-ली, डी, नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इनमें से जो राइट आंसर है वो है ए, डेनिस रिची। सी प्रोग्रामिंग भाषा का जो लेखक थे, सी प्रोग्रामिंग भाषा को जिन्होंने बनाया, जिन्होंने विकसित किया, उन लेखक का नाम था डेनिस रिची। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा डेनिस रिची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंटेड, यानी कि कौन से सन में सी भाषा को जो है बनाया गया था। तो जो हमारे विकल्प हैं 1970, 1971, 1972, 1965। तो मैं आपको बताऊंगा कि सी प्रोग्रामिंग भाषा में काफ़ी सारे अपडेट किए गए, लेकिन फाइनली जब इसे लॉन्च किया गया तो वो 1972 में लॉन्च किया गया। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि कौन से सन में सी प्रोग्रामिंग भाषा को इन्वेंट किया गया था, यानी कि फाइनली जो एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में काम में आने लगी, तो सन 1972 से आने लगी। तो इसका राइट आंसर है 1972। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन, अर्थात इनमें से, यानी कि जो नीचे दिए गए विकल्प हैं उनमें से कौन सा फंक्शन स्क्रीन पर सूचनाओं को डिस्प्ले करता है। यानी कि आप सिर्फ प्रोग्रामिंग भाषा की सहायता से आप कोई भी आउटपुट दिखाना चाहते हैं या यूजर को कोई भी मैसेज देना चाहते हैं, तो निम्न में से कौन सा फंक्शन आपको काम में लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पर दो चीज़ें पूछी गई है। एक चीज़ तो पूछी गई है फंक्शन और दूसरी चीज़ पूछी गई है डिस्प्ले। यानी कि सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि क्या ये जो नीचे जो आंसर दिए गए हैं क्या ये रियली में फंक्शन है क्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन, सी प्रोग्रामिंग भाषा में फंक्शन की क्या विशेषता है कि आपको उसके पीछे ऐसे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट देखने को मिलेगा। तो आप देख लीजिए तीनों में ही ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगे हुए हैं, यानी कि नन ऑफ दिस तो इसमें से नहीं आएगा। ठीक है, अब हमारे पास कितने विकल्प बचे हैं, केवल 3 विकल्प। ठीक है, नन ऑफ दिस को तो आप भूल जाइए। ठीक है,
अब स्टूडेंट दूसरी बात आती है डिस्प्ले की, कि कौन सा फंक्शन इसमें से जो है सूचना को डिस्प्ले करता है। मैं आपको एक एक फंक्शन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं हम स्कैनफ फंक्शन के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जब भी सी प्रोग्रामिंग भाषा की सहायता से आप यूजर से कीबोर्ड की सहायता से जब आप इनपुट लेंगे तो आपको स्कैनफ फंक्शन काम में लेना होगा, ठीक है। स्कैनफ फंक्शन के बारे में आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब पढ़ते हैं तो आप पे बताया जाता है कि कीबोर्ड से या यूजर से डेटा इनपुट कराने के लिए जो फंक्शन काम में लिया जाता है वो है आपका स्कैनफ। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटफ। अगला फंक्शन जो है हमारा प्रिंटफ। स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी लॉजिक बिल्डिंग कैपेसिटी के माध्यम से अगर आप सोचें तो देखिए इसके नाम से पता चल रहा है प्रिंटफ, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो कुछ ना कुछ प्रिंट करता हो। और प्रिंट कहाँ पे होके आएगा, नॉर्मल सी बात है, वो कहाँ पे प्रिंट होके आएगा, स्क्रीन पर। तो जो प्रिंटफ फंक्शन है, सी प्रोग्रामिंग भाषा का जो प्रिंटफ फंक्शन है वो क्या करता है, यूजर को किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए या किसी भी प्रकार के आउटपुट को, रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए काम में लिया जाता है फंक्शन आपका प्रिंटफ। अगला विकल्प है आपका आउटपुट। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आउटपुट नाम का फंक्शन सी प्रोग्रामिंग के अंदर कहीं भी नहीं है, किसी भी लाइब्रेरी में, यानी कि यह एक इनवैलिड फंक्शन है, यानी कि एक इनवैलिड यहाँ पर जो है वो आपको विकल्प दिया गया है, ठीक है। तो अब अभी जो अपन ने थ्योरी समझी, जो अपन ने इन फंक्शंस की डेफिनेशन को समझा, उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या आना चाहिए, तो हमारा आंसर आना चाहिए प्रिंटफ, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है स्टूडेंट्स, प्रिंटफ। प्रिंटफ एक ऐसा फंक्शन है जो स्क्रीन पर सूचनाओं को डिस्प्ले करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रिंटफ फंक्शंस कैन बी यूज्ड इन ए सिंगल प्रोग्राम। यानी कि आप एक सी प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें आप कितने प्रिंटफ फंक्शंस को काम में ले सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, मान लीजिए आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया, सी प्रोग्रामिंग की सहायता से आपने सॉफ्टवेयर बना के दिया, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर में आप किसी स्टूडेंट का डेटा आप मांग रहे हैं, जैसे एंटर द नेम, एंटर स्कॉलर नंबर, एंटर क्लास, एंटर मार्क्स, या XYZ जो भी, या आपने कोई कैलकुलेशन करी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने सब इनपुट करा लिए, मार्क्स भी इनपुट करा लिए, अब आपको परसेंटेज शो करनी है, उनका टोटल शो करना है, तो कितने प्रिंटफ फंक्शन काम में लिए, मेनी टाइम्स। यू कैन यूज मेनी टाइम्स ऑफ प्रिंटफ फंक्शन इन योर प्रोग्राम। तो यानी कि अब हम विकल्प के ऊपर चलते हैं। हमने थ्योरी समझ ली, लॉजिक समझ लिया कि प्रिंटफ फंक्शन यानी कि आप किसी भी प्रकार की सूचना को एक प्रोग्राम में कई बार दिखा सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो अब हमारे विकल्प क्या दे रखे हैं, A1, B3, C4 और D में दे रखा है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो अभी हमने जो लॉजिक समझा प्रिंटफ फंक्शन का, यानी कि जो क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है, हमने उसके बैकग्राउंड को समझा, तो क्या समझ में आया कि एक प्रिंटफ फंक्शन को हम एक प्रोग्राम में कितनी भी बार काम में ले सकते हैं। तो इसमें से क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, नन ऑफ दिस, यानी कि एक नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हम कितनी भी बार प्रिंटफ फंक्शन को काम में ले सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या है, नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल इन सी प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्सटेंशन, ठीक है, और दूसरा पूछा जा रहा है हेडर फाइल। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सटेंशन क्या होता है, अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो फाइल सेव करते होंगे, वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, PDF फाइल एंड MP3 फाइल। तो वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .doc। एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .xls। आप गाने सुनते हैं, ऑडियो गाने, तो उनका एक्सटेंशन क्या होता है, MP3, ठीक है। आप PDF फाइल ओपन करते हैं तो PDF अपने आप पे एक्सटेंशन है, लेकिन उसका नाम PDF पड़ गया, लेकिन PDF उसका फुल फॉर्म नहीं है। PDF का तो फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, लेकिन PDF क्योंकि शॉर्ट नेम है तो PDF अपने आप पे एक एक्सटेंशन है। कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि एक्सटेंशन किसे कहते हैं, कंप्यूटर में किसी भी फाइल को पहचानने के लिए, उसके प्रकार को पहचानने के लिए, उसके टाइप को पहचानने के लिए एक्सटेंशन काम में लिए जाते हैं, ठीक है। अब सी प्रोग्रामिंग भाषा के संदर्भ में क्या पूछा गया है कि हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं हेडर फाइल के ऊपर। स्टूडेंट्स, आप सी प्रोग्रामिंग भाषा में जो प्री डिफाइंड फंक्शंस को, प्री डिफाइंड कुछ ऑब्जेक्ट्स को आप काम में लेते हैं, यानी कि सी प्रोग्राम की लाइब्रेरी में कुछ पहले से ही कोड निर्धारित किए गए हैं, तो उन फाइल्स को सी प्रोग्रामिंग भाषा में पहले से ही लिख दिया गया है। लिखा गया है तो कहीं ना कहीं सेव भी की होंगी, सेव की होगी तो एक फाइल क्रिएट हुई होगी, तो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है।
तो ये हमने इसकी थ्योरी समझ ली। अब हम इसके विकल्प पर आते हैं। पहला विकल्प है .t, दूसरा है .c, तीसरा है .h और चौथा है .cpp। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर है वो है .h। .t सी प्रोग्रामिंग भाषा से संबंध नहीं रखता, यह एक गलत है। .c सी प्रोग्रामिंग भाषा के प्रोग्राम को जब आप सेव करेंगे तो वो .c से सेव होगा। .h सी प्रोग्रामिंग भाषा की जो हेडर फाइल्स हैं उनको जब सेव किया गया होगा तो उसका जो एक्सटेंशन क्रिएट हुआ वो है .h। और जब आप C++ की प्रोग्रामिंग करते हैं तो जब वहाँ पर आप फाइल को सेव करते हैं तो वो फाइल का एक्सटेंशन होता है .cpp। ठीक है, तो जो हमने थ्योरी समझी, जो हमने लॉजिक समझा, अंदर के तथ्य को समझा, तो उससे क्या रिजल्ट निकल के आया कि .h एक्सटेंशन होता है किसी भी सी प्रोग्रामिंग भाषा की हेडर फाइल का। तो इसका सही आंसर आएगा आपके .h। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट टर्मिनेटर सिंबल इन सी। स्टूडेंट यहाँ पर भी हम थोड़ा सा लॉजिक की बात कर लेते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है? एक तो ये कहना चाह रहा है टर्मिनेटर, और एक हमसे पूछ रहा है सिंबल। स्टूडेंट्स जब भी आप सी का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो सी के प्रोग्राम में हम जब बनाते हैं तो उसमें प्रत्येक लाइन का एक स्कोप होता है। सी प्रोग्राम बनाते हो तो वहाँ पर आप जानते हैं कि एक प्रत्येक लाइन का एक स्कोप होता है कि उस लाइन को कंपाइलर कहाँ तक पढ़े और उसके बाद से न्यू लाइन को पढ़ना शुरू कर दे, तो उससे बोलते हैं स्कोप ऑफ द लाइन, स्कोप ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, अब उसका स्कोप बनाने के लिए क्या करना होगा? उस लाइन को टर्मिनेट करना होगा, यानी कि उस लाइन को वहीं पर ही रोकना होगा ताकि कंपाइलर उस लाइन का संबंध नीचे वाली लाइन से ना जोड़े और समझ जाए कि ये लाइन यहाँ पर फिनिश हो रही है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी टर्मिनेटर की। दूसरा उसने पूछा है सिंबल। तो ये जो स्कोप बनाने के लिए, किसी भी लाइन का टर्मिनेशन करने के लिए कौन सा चिन्ह आपको सी प्रोग्रामिंग भाषा में काम में लेना होता है? अब विकल्प की बात करते हैं। पहला विकल्प है कॉलन, दूसरा विकल्प है कोमा, तीसरा विकल्प है सेमीकोलन और चौथा विकल्प है @ ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है सेमीकोलन। जब हम सी प्रोग्रामिंग करते हैं तो किसी भी लाइन को जब हम टर्मिनेट करते हैं तो वो किससे करते हैं? सेमीकोलन से। तो इसका सही आंसर आएगा हमारा सेमीकोलन। वीडियो लेसन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लेसन्स देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ ANT वीडियोस। थैंक यू।